नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खास चैलेंज। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को चैलेंज करूँ और चेक करूँ कि आप लोगों की जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, वो कैसे काम करती हैं। मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे एमसीक्यू को पेश करने वाला हूँ, जो आपका दिमाग घुमा के रख देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एमसीक्यू दिखाने जा रहा हूँ, उसको पढ़ाऊँगा, उसके ऑप्शन समझाऊँगा। आप थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना और मुझे बताना कि कौन-सा ऑप्शन सही है। एक राय मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए है, बहुत सोच समझ कर जवाब देना, ठीक है? बिकॉज़ ये जो एमसीक्यू है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है और इसके जो ऑप्शंस हैं उनको भी मैंने थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ के रिप्रेज़ेंट किया है। तो पूरे चांसेस हो सकते हैं कि आपको वो चीज़ पता हो फिर भी आपसे आंसर गलत हो जाए। तो थोड़ा सोचना, समझना और फिर आंसर देना। तो सबसे पहला एमसीक्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आओ। क्वेश्चन को देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स the most accurate understanding of the interplay between the ninth schedule and the doctrine of basic structure as evolved through judicial pronouncements। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन का और हमारा जो नाइन्थ शेड्यूल है उनका रिलेशनशिप दिखाता हो, इंटरप्ले दिखाता हो, खासकर अगर हम लोग ध्यान रखें हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए। लॉ प्लेस इन द नाइन्थ शेड्यूल बिफोर द 42nd अमेंडमेंट आर इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। जो कानून हमारे नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिए गए थे 42nd अमेंडमेंट आने से पहले उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन। ऑल लॉज प्लेस्ड अंडर द नाइन्थ शेड्यूल इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ इनेक्टमेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि कोई भी कानून जिसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी तारीख को डाला गया है, वो इम्यून है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन। द नाइन्थ शेड्यूल एक्ट एज अ कंप्लीट सेफ गार्ड अगेंस्ट डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि अगर नाइन्थ शेड्यूल में कोई कानून है तो बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर उस कानून को चैलेंज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन। लॉ प्लेस्ड इन द नाइन्थ शेड्यूल आफ्टर April 24, 1973 are subject to judicial review based on whether they violate the basic structure of the constitution। चौथा ऑप्शन कहता है कि वो जो कानून है जो नाइन्थ शेड्यूल में डाले गए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस आधार पर कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहे हैं। ये दोस्तों चारों ऑप्शंस हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पे केवल मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, क्योंकि आंसर एक ही देना है। ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा सही आंसर हो, पर आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है, क्योंकि आजकल जो एमसीक्यू आ रहे हैं उसमें यही हो रहा है। एक से ज्यादा सही आंसर पर आपको बेस्ट चुनना होता है। जरा दिमाग लगाइए, सोचिए, आपकी नजर में क्या लग रहा है? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? क्या रिश्ता है आज के समय पे हमारे नाइन्थ शेड्यूल का और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का? सोचिए जरा, लगाइए दिमाग। क्या हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ? आज के समय पे क्या परिस्थिति है? देखिए, बताता हूं। देखो दोस्तों, जब हम लोग नाइन्थ शेड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं तो नाइन्थ शेड्यूल का काम क्या है? उसका पर्पस क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी कानून को अगर नाइन्थ शेड्यूल में डाला जा रहा है तो कोर्ट उसके साथ इंटरफेयर ना करे। और जब इसको ओरिजिनली हमने बनाया तो जो लैंड रिफॉर्म्स वाले कानून थे उनको इसमें डाला था कि उनके साथ छेड़खानी ना हो पाए। पर समय के साथ चीजें बदली और समय के साथ जब चीजें बदली तो एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया जिसको आप सभी जानते हो। 1973 में हमारा केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट, जिसके माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन निकल के आई। और जब से ऐसी परिस्थिति है दोस्तों कि जो भी प्रावधान, जो भी कानून नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिए गए थे April 24, 1973 से पहले, ये वही डेट है जिस दिन केशव नंदा का जजमेंट आया।
तो जो भी कानून 9th शेड्यूल का पार्ट बन चुके थे ऑलरेडी इस तारीख से पहले, उनको तो कंप्लीट इम्यूनिटी दे दी कि उनमें जाके हम लोग अब इंटरफेयर नहीं करेंगे, विल नॉट गो बैक एंड ट्राई टू क्वेश्चन दैम। पर इस तारीख के बाद अगर सरकार किसी भी नए कानून को 9th शेड्यूल में डालने की कोशिश करेगी और वो कानून अगर भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब वो एसेंशियल फीचर्स जिनको हमारा सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर मानता है, हर एक प्रावधान नहीं, संविधान का हर एक प्रावधान नहीं, केवल वो प्रावधान जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, अगर उनके खिलाफ जाता है तो ही हम उसको क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन किया जा सकता है उन कानूनों को जो इस तारीख के बाद। तो इस सवाल के हिसाब से जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो 9th शेड्यूल है, अभी भी है, और उसके अंदर पार्शियल प्रोटेक्शन मिलती है। पार्शियल प्रोटेक्शन कैसे? कि बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा जो बाकी के फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनसे वो अभी भी इम्यून है, पर बेसिक स्ट्रक्चर से इम्यून नहीं। और कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ अगर चाहे तो किसी भी कानून को, भले ही वो 9th शेड्यूल का हिस्सा है, खासकर उस कानून को जो इस तारीख के बाद में ऐड किया जा रहा है 9th शेड्यूल में, उसको सेट असाइड कर सकते हैं इस आधार पर कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। ठीक है, मजा आया? अब आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिए, और फिर से वही कहूंगा, दिमाग लगाइएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द जुडिशियल इवोल्यूशन of the secularism principle under the Indian Constitution, specifically in the light of landmark judgments। मतलब हमारे देश में आज के समय पे ये जो सेकुलरिज्म शब्द है, जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर इस्तेमाल किया गया है, इसको कैसे समझा जाता है, और हमें खास ध्यान रखना है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का जो ओवर टाइम आई है, लैंडमार्क जजमेंट का। देखिए क्या मतलब है सेकुलरिज्म का। पहला ऑप्शन, the Indian Constitution explicitly mentions secularism in its original preamble, and the Supreme Court has consistently ruled that it means complete separation of religion from the state। इस ऑप्शन के अंदर दो बातें बोली गई हैं। पहली बात की जो सेकुलरिज्म शब्द है हमारे संविधान के प्रियम्बल में था जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेकुलरिज्म शब्द का मतलब हमारे भारतीय संविधान में ये है कि हमारे धर्म का और हमारी सरकार का कोई भी लेना देना नहीं होगा, दूर दूर तक ये दोनों बिल्कुल सेपरेट होंगे। दूसरा ऑप्शन, द टर्म सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड द जुडिशरी हैज रूल्ड दैट इट मींस इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स विद द स्टेट नीदर फेवरिंग नॉन अपोजिंग एनी रिलीजन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ये जो सेकुलरिज्म शब्द है हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, और यहां पे सेकुलरिज्म का जो मतलब है वो ये है कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो देश है, वो सारे धर्मों को एक जैसा ट्रीटमेंट देगा, ना ही किसी को फेवर करेगा, ना ही किसी की खिलाफत करेगा। तीसरा ऑप्शन, सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स दैट द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स। The state can intervene in religious matters to uphold fundamental rights and ensure equality rather than maintaining absolute separation of religion and state। तीसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि हमारे देश में सेकुलरिज्म का मतलब है कि अगर स्टेट जाए चाहे तो धार्मिक मुद्दों में भी घुस सकती है, अपना इंटरवेंशन कर सकती है, अगर मामला फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने का हो और समाज के अंदर इक्वालिटी को स्थापित करना हो। और हमारे देश में सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म और राज्य अलग अलग। और आखिरी ऑप्शन, द जुडिशरी हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट सेकुलरिज्म इंप्लाइज absolute non-interference, absolute non-interference in religious practices and any state action against religious institution is unconstitutional। जो चौथा ऑप्शन है वो ये कहता है कि जो सेकुलरिज्म है उसका मतलब है कि कोई लेना देना नहीं है हमारे राज्य का धर्म के साथ, और वो धर्म में कभी भी इंटरफेयर नहीं करे।
अब आपको फिर से वही बात बताऊंगा, आपको केवल सही ऑप्शन नहीं ढूंढना है, आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है कंसीडरिंग एवरीथिंग। सारी मुद्दों को समझने के बाद, देखने के बाद व्हाट इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू, वो बताइए सर। देखो इतना बात तो सही है कि सेकुलरिज्म का जो हमारे यहाँ फिलॉसफी चलता है इंडिया के अंदर, वो बाकी के देशों से अलग है। जैसे अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है, या फिर बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में जो हम सेकुलरिज्म शब्द को इंटरप्रेट करते हो, उस इंटरप्रिटेशन में और भारतीय इंटरप्रिटेशन में बहुत फर्क है। वो जो सेकुलरिज्म की इंटरप्रिटेशन है जो वेस्ट में चलती है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म। वहां पे सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि धर्म और राज्य अलग, मतलब राज्य धर्म को देखता ही नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर भारत के अंदर ऐसा, भारत के अंदर सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि राज्य की नजर में सारे धर्म बराबर हैं और धर्म को देख के राज्य भागता नहीं है, और जरूरत पड़ने पर अगर किसी भी धर्म के अंदर कुछ गलत हो रहा है, जिससे भारतीय लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, या इक्वालिटी का प्रिंसिपल छेड़ा जा रहा है, तो हमारा राज्य उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, जहां पे धर्मों को इज्जत भी देंगे, बराबरी भी देंगे, पर जरूरत पड़ने पर इंटरफेयर भी कर। और इस एसेंस के जो सबसे क्लोज ऑप्शन है, वो है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें धार्मिक मामलों में इंटरवेंशन की बात को भी लिखा गया। ऑप्शन बी भी काफी क्लोज और काफी हद तक सही है। इसमें यह फैक्ट भी सही लिखा है कि सेकुलरिज्म 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि इक्वल ट्रीटमेंट है सारे धर्मों का। पर उससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जो फंडा है सेकुलरिज्म का, वो ये है कि जरूरत पड़ने पर हमारा राज्य धार्मिक मुद्दों में जाएगा और ये एंश्योर करेगा कि जो इक्वालिटी है वो बनी रहे और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो पाए। इसलिए हमको एब्सोल्यूट सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है धर्म का और राज्य का हमारे देश। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कैसा रहा, कौन से ऑप्शन का आपने कौन सा आंसर दिया था? जेन्युइनली मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा, अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, और अब अगर आपकी कोई भी राय है किसी भी सवाल के बारे में, किसी भी ऑप्शन के बारे में, उसको भी जरूर जाहिर करिएगा। ठीक है, बाकी एक छोटा सा 1 मिनट का अनाउंसमेंट है, अगर आप मुझको समय दें दोस्तों। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या फिर सोच रहे हो तैयारी करने के लिए, तो स्टडी आई की जुडिशरी का P2I लाइव बैच नंबर 8 आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें अभी भी एनरोलमेंट ओपन है 14 तारीख तक। आपका ये बैच का जो प्राइस है वो है दोस्तों 29,999 रुपीज, जो आपको मिल जाएगा इस कूपन कोड को यूज करने पे, ABHILIVE, ये मेरा ही कूपन कोड है, इसको यूज करने पे आपको ये प्राइस मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है और सारे एसेंशियल फीचर्स मिलते हैं आपको, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस है, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। उसके अलावा आपको इंग्लिश नोट्स, हिंदी नोट्स, क्रक्स नोट्स, उसके अलावा अगर आप मेंस क्रैक करते हो तो इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिलता है। मेंटोरशिप प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। बाकी मेरे को आज्ञा दीजिए, कोशिश करूंगा फ्यूचर में फिर से ऐसा सेशन बनाऊं और कुछ चैलेंजिंग एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊं। और बताइएगा ऐसा सेशन आपको कैसा लगा और फ्यूचर में चाहते हैं कि ऐसे सेशंस और बनाए जाएं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।